नमस्कार, श्री देवगुरु एकेडमी बांधवड़ा में आपका सभी का स्वागत है। आपको मालूम होगा कि सीईटी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और इस कड़ी में हमने आपके लिए सीईटी परीक्षा के तहत कंप्यूटर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण नोट्स हमने तैयार किए, हमारी टीम द्वारा तैयार किए गए। तो हम बात करते हैं महत्वपूर्ण नोट्स जो कैसे क्या आने की संभावना रहेगी, कैसे क्या रह सकता है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो लैटिन भाषा में कंप्यूटर से हुई और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूट से है। और अगर हिंदी में अगर कंप्यूटर का नाम पूछे तो संगणक, परिकलक, अभिकलित। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अगर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो 2 दिसंबर 2001 को मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो हमारे जो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले इसमें बनता है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं। सटीकता, कंप्यूटर एकदम सटीक जानकारी प्रदान करता है। गति की बात करें, गति का मापन हर्ट्ज है और नैनो सेकेंड 10-9 गणना में ये करता है। कंप्यूटर का विशाल भंडारण क्षमता, कंप्यूटर एक विशाल भंडारण क्षमता है। मेमोरी कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही भंडारण, एक साथ डाटा का स्रोत इकट्ठा कर सकता है। सार्वभौमिक कार्य क्षमता, सह क्षमता, गोपनीयता, विश्वसनीयता, विश्वास, स्वचालित और जल्दी निर्णय, अति शीघ्र रिजल्ट आपके सामने प्राप्त हो जाता है। ये थी ये कंप्यूटर की विशेषता है। विशेषता संबंधी सारे प्रश्न अगर पूछेगी, अगर विशेषता है तो ये वाली विशेषता है, अगर विशेषता नहीं है तो उसके भी बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर की सीमाएं जो विशेषता नहीं है उसकी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं और विशेषता। जो विशेषता नहीं है कंप्यूटर में, कौन सी विशेषता नहीं है? कंप्यूटर क्या सोच सकता है? सोच का अभाव होता है, बुद्धि का अभाव होता है, बुद्धिमत्ता का अभाव, बुद्धि का अभाव, विद्युत निर्भरता पर। अगर लाइट होगी तो कंप्यूटर चलेगा, अगर लाइट नहीं होगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। वायरस का खतरा रहता है, अधिक खर्चीला, महंगा भी आता है। कृत्रिम बुद्धि पर आधारित सोच का अभाव होता है। ये इसकी कंप्यूटर की सीमाएं और विशेषताएं थी। हम बात करते हैं कंप्यूटर का अनुप्रयोग। कंप्यूटर का कौन से सेक्टर में यूज होता है और प्रयोग होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आजकल हर सेक्टर में कंप्यूटर का बहुत ही उपयोग हो रहा है। तो देखिए, कंप्यूटर के अनुप्रयोग शिक्षा के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ स्वास्थ्य के सेक्टर में, रक्षा के सेक्टर में, वाणिज्य कॉमर्स के सेक्टर में, यातायात परिवहन वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में, रेल में, वायुयान में, मनोरंजन में, बैंकिंग सेक्टर में और सोशल मीडिया में। इन सभी के सेक्टर में कंप्यूटर के अनुप्रयोग होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है इन सभी सेक्टरों में। अब आगे बात करते हैं जो आज का जो फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था, इसमें कंप्यूटर की पीडीएफ संबंधित एक प्रश्न आया था। और ये प्रश्न आपके आगामी जो एग्जाम है, होने वाले जो चल रहे हैं इस एग्जाम में एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो हमने शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उसकी बात करेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों में प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर है वो 1942 से लेकर 1955 तक चला, प्रथम पीढ़ी थी। इसका जो समय काल था 1942 से 1955 तक है। और प्रथम पीढ़ी में ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया गया और पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 के समय काल है। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी पीढ़ी की बात करें
तो 1965 से 1975 आईसी, और ये प्रश्न आज के पेपर में 22 तारीख के फर्स्ट पेपर में आया है। और इंटीग्रेटेड सर्किट पूरा नाम है आईसी, जो तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया है। चौथी पीढ़ी की बात करते हैं 1975 से 1989 में वीएलएसआई प्रोसेसर जो था, वेरी लार्ज स्केल वाला प्रोसेसर था वीएलएसआई। और पांचवी पीढ़ी में जो अभी तक जो चल रही है पीढ़ी यूएलएसआई प्रोसेसर है इसमें। तो ये संबंधित वीडियो संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा रेडियो ट्यूब और आईसी और ट्रांजिस्टर से संबंधित प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर के अवयव, कंप्यूटर के जो कार्य करने की जो गति के कैसे क्या करता है। हम देखो इनपुट यूनिट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से ये प्रोसेसिंग करता है सीपीयू, सीपीयू से माइक्रो प्रोसेसर होकर ये आउटपुट यूनिट मतलब आउटपुट यूनिट डिवाइस के माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये हम बात करते हैं सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट। ये अगर फुल फॉर्म पूछे तो ये आ सकती है। ये इसका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर है। और सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं। ये इस प्रकार के इसके प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी की बात करेंगे। स्टोर करने वाली डिवाइस, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, जो स्टोर करने वाली डिवाइस है। सबसे छोटी इकाई मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट है और सबसे बड़ी जियोबाइट है। सबसे बड़ी जियोबाइट है, छोटी इकाई बिट है और सबसे बड़ी इकाई जियोबाइट है। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को ही आंतरिक मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये आंतरिक मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी को बाहरी मेमोरी कहते हैं। ठीक, ये बाहर से लगाई गई दूसरी से मेमोरी जो इस्तेमाल करते हैं, बाहर से यूज करते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो बाहरी मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये आंतरिक मेमोरी है। और इसमें हम बात करते हैं प्राइमरी और प्राथमिक में रैम और रोम आता है। रैम के दो भाग है, फिर एस रैम, डी रैम, और रोम के तीन भाग है, पी रोम, ईपी रोम और ईपीपी रोम। हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक मेमोरी जो संबंधित प्रश्न कैसे क्या बन सकता है। अगर आपके प्रश्न प्राथमिक मेमोरी संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो भी ये किस प्रकार का रहेगा। तो देखिए प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण अगर पूछ रहे मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं तो प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी किसे कहते हैं तो प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं। अगर प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की बात करें, इसकी गति की पूछ रहे हो तो गति होगी माइक्रोसेकंड, इसकी गति रहती है माइक्रोसेकंड में। रैम की बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी के जो उदाहरण है, पहला आता है रैम आता है। रैम की अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैंडम एक्सेस मेमोरी है फुल। और ये मेमोरी अस्थायी मेमोरी, कौन सी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी, जबकि रोम स्थायी मेमोरी है। रैम अस्थायी मेमोरी है, जब तक आप काम कर रहे हो आपके सामने आपका डाटा है, अगर लाइट जाने के बाद में डाटा ऑटोमेटिक कंप्यूटर बंद होने पर उड़ जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सारे रैम के उदाहरण हैं। स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, इसी मेमोरी रैम को वोलेटाइल मेमोरी या परिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे इसके एस रैम और डी रैम इसके दो उदाहरण हैं। और अब बात करते हैं रोम की। रोम का जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं रोम से संबंधित। रोम स्थायी मेमोरी है। अगर रैम वोलेटाइल मेमोरी है तो रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और
सबसे जो पहला जो रोम मेमोरी बनी थी उसका नाम बायोस था, बेसिक इनपुट, फुल फॉर्म है इसकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कंप्यूटर में चलने वाला पहला प्रोग्राम, इसे अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं पोस्ट का जो फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये है। और इसके उदाहरण के तौर पर रोम के जो उदाहरण है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो ये हमने सिलेबस में रैम और रोम ही दे रखा था, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में नहीं बताया गया था। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम बात कर लेते हैं CDA, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, सारे मैग्नेटिक टैप है, ये सारे उदाहरण सेकेंडरी मेमोरी के। पेन ड्राइव हो गया आपका, ये सारी पेन ड्राइव जो आपके सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। हम आगे बात करते हैं इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से आपके पास है जो कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जो डिवाइस CPU से सीधे कनेक्ट होते हैं उसे इनपुट ऑनलाइन डिवाइस कहते हैं। इनपुट ऑनलाइन डिवाइस जो कंप्यूटर सीधे कनेक्ट होते हैं वो ऑनलाइन डिवाइस है, और जो सीधे कनेक्ट नहीं होते हैं वो ऑफलाइन डिवाइस है। तो हम बात करते हैं जो डिवाइस कंप्यूटर सीधे कनेक्ट होते हैं उसे ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में इनपुट करने के प्रयोग होने वाले डिवाइस के जो नाम मैंने बता रखे हैं, इनसे संबंधित प्रश्न ऐसे बन सकता है निम्नलिखित प्रश्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है या नहीं है वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, और इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा नहीं है इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहला कीबोर्ड हमारा प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड में अगर ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है तो फंक्शन की से बनने की, तो फंक्शन की पूछा जाए तो फंक्शन की तो 12 होती है, कितनी होती है 12, F1 से लेके F12 तक। हम बात करते हैं मोस्ट जो है F1 किसके लिए, हेल्प के लिए, F2 रीनेम, फाइल फोल्डर का नाम चेंज करना हो तो F2 बटन दबाने पर फाइल फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। F3 से सर्च करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए, F7 स्पेलिंग व ग्रामर के लिए। ये कीबोर्ड हो गया। उसके बाद बात करते हैं माउस भी अपने इनपुट डिवाइस है। इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट स्क्रॉल बटन। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलिश, टच स्क्रीन, कैमरा, डिजिटल लाइट, बायोमेट्रिक और OMR, VCR, MICR, SCR, QR कोड, ये सारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, MICR, तो इनसे संबंधित भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आप इन्हें जरूर पढ़िए, एक बार पूरी गहनता के साथ विचार विमर्श करिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और इस सेंसर मशीन, इस प्रकार से ये रहा इनपुट डिवाइस के। हम अब आगे बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हम पहले बात करेंगे। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस ऐसे जिन्हें हम छू नहीं सकते, ओके, आप देख ही सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, ये अस्थायी आउटपुट होता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, अस्थायी आउटपुट होता है। हमें स्थायी आउटपुट नहीं मिलता है, केवल हम देखते हैं, देखने के बाद अगर मॉनिटर बंद हो गया तो ऑटोमेटिक आपके सामने से डाटा हट जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आउटपुट डिवाइस में सॉफ्ट कॉपी वाले मॉनिटर कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से इसकी शुरुआत होती है। अगर आउटपुट में माने तो आउटपुट की जो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर को माना गया गुणवत्ता का मापन PPI पिक्सल पर इंच से
इसकी गुणवत्ता का मापन किया जाता है। गति अगर हर्ट्ज की बात करेंगे, मॉनिटर के प्रकार, मॉनिटर को 3 भागों में बांटा गया है, CRT, LCD, LED और स्पीकर। स्पीकर अगर जब तक चल रहा है तब तक आवाज है, स्पीकर बंद हो गया तो ये भी अस्थायी आउटपुट है। स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब तीनों ही अस्थायी आउटपुट है, जो शॉर्ट कॉपी आउटपुट भी कह सकते हैं। अब दूसरा हम जो बात करेंगे आउटपुट में, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जो स्थायी आउटपुट हो, जो कागज पर प्रिंटर हो, स्थायी आउटपुट हो, कागज पर प्रिंटर हो, और प्रिंटर या प्लॉटर को हम क्या कहते हैं, स्थायी आउटपुट कहते हैं या हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। तो हम बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। क्या होती है? हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। और गति, जो प्रिंटर की गति है, PPM से नापी जाती है। पेज पर मिनट के हिसाब से प्रिंटर पेज निकालता है। जो भी लेटेस्ट वर्तमान में चल रहे हैं, जो भी लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये सारे प्रिंटर के उदाहरण हैं। और गुणवत्ता अगर इसकी नापी जाती है तो DPI, डॉट पर इंच से इसकी गुणवत्ता मापी जाती है। प्रिंटर के प्रकार की बात करेंगे। प्रिंटर के प्रकार को हमने 2 भागों में बांटा है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बांटा है। और इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर जो आवाज़ करते हैं, कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर है। और जो आवाज़ नहीं करते वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आगे हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान आवाज, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज नहीं करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। जो आवाज करते हैं वो एक ही रंग का प्रिंट देता है, वो कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। और उदाहरण के तौर पर हम इम्पैक्ट प्रिंट के जो उदाहरण की बात करेंगे तो सबसे पहला है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी गति CPM, CPS, कैरेक्टर प्रति मिनट या ऑब्लिक सेकंड में इसकी गति नापी जाती है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर पूछ ले तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। और एक और है, तो आगे देखते हैं। ऐसे 4 प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर के, ऐसे 4 उदाहरण हैं। एक कैरेक्टर प्रिंटर, डिजीवेल प्रिंटर। डिजीवेल प्रिंटर को भी इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। डिजीवेल प्रिंटर को भी क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये भी कैरेक्टर प्रिंटर है जो शब्दों को छापने का काम करता है। ड्रम प्रिंटर, तीसरा C, ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर को हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। इसकी गति LPM, लाइन पर मिनट में एक लाइन छापता है। चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर दोनों सेम है, ये भी एक बार में एक लाइन छापते हैं। हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आजकल हमारे सभी जगह ऑफिसों में, बैंकों में, घरों में, अस्पतालों में सबसे ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं, ई मित्र की दुकानों पर सबसे ज़्यादा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है। इसकी चित्र, ग्राफिक्स, रंगीन प्रिंट निकाल सकता है। ये प्रत्येक मिनट में एक पेज निकालने की इसकी क्षमता है। पेज प्रिंटर, इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा पेज निकालता है एक साथ। एक रंगीन प्रिंट भी निकालता है, चित्र, ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है और सबसे तेज गति का प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात करेंगे। इसके 3 उदाहरण हैं जो हम देखेंगे। पहला जो इसका उदाहरण है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर वो है जो आपके ATM कार्ड में जो छोटी छोटी स्लिप निकलती है, या बस टिकट आपके पास प्राप्त होता है, वो छोटे रूप में प्राप्त होता है। वो जो प्रिंटर होते हैं जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, हाथ में बस टिकट काटने में, या ATM में लगे हुए जो मशीन हम छोटी छोटी पर्चियाँ देती है, वो कौन से प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर है। अब इंकजेट की बात करते हैं। इंक से पता चल रहा है जिसमें इंक का प्रयोग किया गया,
ऐसा प्रिंटर जिसमें इंक का प्रयोग किया गया, वो कौन सा प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर है, जिसमें स्याही से या इंक से चलने वाले प्रिंटर। सर्वाधिक ऑब्वियस में उपयोग या यूज किया जाता है प्राथमिक रंग। इसमें जो रंग होता है लाल, नीला और पीले से सारे कलर बनते हैं, इन 3 कलर से सारे कलर बनते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर मतलब इंक वाला प्रिंटर। इसके बाद हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर तेज गति का प्रिंटर होता है और आवाज नहीं करता है, उच्च गुणवत्ता, अधिक लोकप्रिय। अगर उच्च गुणवत्ता और अधिक लोकप्रिय की बात करें तो कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है। अब आगे बात करते हैं और इसमें क्या होता है? तेज गति, लेजर प्रिंटर में आवाज नहीं करता, उच्च गुणवत्ता, अधिक लोकप्रिय। इसमें इंकजेट में इंक डाली जा सकती है, तो इसमें सूखा पाउडर काम में आता है। अगर प्रश्न आ जाए सूखा पाउडर कौन से प्रिंटर में काम में आता है, तो लेजर प्रिंटर में काम में आता है। अब बात करते हैं प्लॉटर, जो बहुत बड़ी वेनर फ्लेक्स छापने वाली जो मशीन होती है, जो प्लॉटर कहते हैं उसे। बड़े चित्र, बिल्डिंग प्लान, बैनर, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट तैयार करना, इन्हें सारा बड़े जो काम करते हैं, बड़ी तैयारी के सबसे बेस्ट गुणवत्ता वाला जो प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है। तो ये अपने आउटपुट डिवाइस के उदाहरण आपके कंप्लीट हो गए। और हम बात करते हैं फाइल सिस्टम। फाइल क्या है? फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम की बात करते हैं। सूचना व प्रोग्राम को उस फाइल में संग्रहित किया करना। जिस सूचना व प्रोग्राम को हम जिस फाइल में रखते हैं उसे फाइल कहते हैं। जिस सूचना व प्रोग्राम को हम जिस फाइल में रखते हैं उसे फाइल कहते हैं। फाइल को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने माना कि मैंने वेबसाइट पे सर्च किया, यह फाइल का नाम है result.com। तो रिजल्ट तो इसका नेम हो गया और कॉम इसका एक्सटेंशन हो गया। नेम का मतलब नाम, एक्सटेंशन से प्रचार। नेम में 8 अंक लिखे जा सकते हैं और एक्सटेंशन में 3 अंक लिखे जा सकते हैं। 3 अंक तक आगे डॉट के बाद में 3 अंक ही आएंगे, इसमें 8 अंक तक आप फाइल का नाम रख सकते हो। सूचना के समूह को फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना के समूह को फाइल कहते हैं। और जो सारी फाइलें ज़्यादातर सेकेंडरी स्टोरेज, इसकी जो मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, इसका स्टोर सेकेंडरी मेमोरी में होता है या सेकेंडरी स्टोरेज में ये फाइलें रखी जाती है। और फाइलों में बात करते हैं आगे। फाइलें बात करें, ऑर्डिनरी फाइल, यूजर द्वारा जो बनाई गई फाइल वो ऑर्डिनरी फाइल है। और डायरेक्टरी फाइल जो पहले से स्टोर फाइल है, पहले से फोन में, जैसे माना कि फोन और कंप्यूटर में पहले से आपके पास डाउनलोड का फोल्डर है, पिक्चर का फोल्डर है, वीडियो का फोल्डर है, ऑडियो का फोल्डर है। ऑटोमेटिक फाइल है, जिस फोल्डर में जाके फाइल स्थिर हो रही है, जिस फोल्डर में स्थिर हो रही है वो कौन सी फाइल है? डायरेक्टरी फाइल है। ऑर्डिनरी फाइल है, जैसे आपने बना ली, आपके नाम से बना ली, आपकी फैमिली के नाम से बना ली, वो ऑर्डिनरी फाइल है। अब आगे बात करते हैं ईमेल अगर पूछ लिया जाए तो देख लो आप। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसी को मेल कर भेजना, ये अपने संबंधित टॉपिक नहीं है, फिर भी ये मैंने इसमें बताया है। अगर पूछ रहे हो तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। अब बात करते हैं आगे एग्जीक्यूशन, जो अधिकतर सिलेबस से बाहर से आ ही जाते हैं कभी कभार, तो ये नॉर्मली जानकारी आपको रखनी चाहिए और होना भी चाहिए। हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की बात करते हैं। ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? हम बात करेंगे वेब ब्राउजर। अगर प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है जो 2008 में आया था, गूगल क्रोम। मोजिला फायरफॉक्स 2002 में आया था, एप्पल सफारी 2003, MS एड, एपिक। भारत का प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? तो एपिक है। भारत का प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? तो एपिक है।
इसके बाद में ओपेरा मिनी है, .www, ब्राउजर, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर के बहुत सारे हैं। मैंने मोस्टली जो लोकप्रिय है वही मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ। ये सारे के सारे वेब ब्राउजर से है। और इससे संबंधित प्रश्न कैसा बनता है, निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है, कौन सा नहीं है। अगर आपके सामने आपको दिख रहा है, अगर आपने पढ़ लिया तो ये प्रश्न आपका राइट हो सकता है। हम अब आगे बात करते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन की बात करेंगे। देखिए सर्च इंजन कौन कौन से है। सर्च इंजन कमेंट में जरूर बताइए अगर आप जानते हो भी सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन किसे कहते हैं। तो एक बार देखिए, अचीव जो 1990 में जो पहला जो अचीव है वो 1990 में बना था। और याहू है, गूगल है, बिंग है, एंडेक्स है, हॉटबॉट है, अल्टाविस्टा, ये सारे सर्च इंजन है। आपने सर्च इंजन चालू करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप किस पे जाके सर्च मारोगे, याहू पे जाओगे या गूगल पे। लोकप्रिय सबसे ज़्यादा आज जो हम बात करते हैं, गूगल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अब बात करते हैं ये सर्च इंजन ब्राउजर हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस संबंधित भी 3-4 प्रश्न बनते हैं जो हम मोस्ट जो आपको मैं ऊपर के तौर पर जो प्रश्न बता रहा हूँ, आपको इसको बड़े तरीके से देख लो। कम से कम 3-4 5 प्रश्न आपके राइट हो जाएंगे। केवल 15-20 मिनट का मामला है, पढ़ लोगे तो आपके राइट हो जाएगा। हाँ, हम एमएस ऑफिस की बात करते हैं। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका आविष्कार किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स है। और इसका आविष्कार किसने किया, एमएस ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। 1988 में किया इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और प्रथम वर्जन इसका जो लॉन्च हुआ था, एमएस ऑफिस का जो प्रथम वर्जन लॉन्च हुआ था 1990 में हुआ था। और एमएस ऑफिस में हमारे सिलेबस में कौन कौन से दे रखे, जो इसके भाग हम पढ़ेंगे। हमारे जो 3 भाग दे रखे एमएस ऑफिस में, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए एमएस ऑफिस की बात करते हैं। इसके जो 3 भाग हैं जो हमने सिलेबस में दे रखे हैं, सीईटी के सिलेबस में, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। आगे बात करिए तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंशन नेम। फाइल का जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से एक्सटेंशन नेम से पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो आप जरूर देखिए कैसे क्या प्रश्न बन सकता है। अगर पूछ ले पुराना पूछ ले, देखिए वर्ड, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन ओल्ड पुराना कौन सा है, तो डॉट इसका पुराना है। अगर लेटेस्ट पूछ ले अभी, ये 2007 से पहले, ये 2007 से पहले के, ये 2007 के बाद। तो एमएस वर्ड का अगर पूछ ले डॉट, अब तो कुछ नहीं करना, डॉट के पीछे एक्स लगाना। क्या लगाना है, तो ये नया वाला हो गया, एक्स लगती नया वाला, डॉट एक्स लग गया तो ये नया वाला हो गया। और हम एक्सेल की बात करें, डॉट एक्सएलएस के नाम से है, फिर डॉट एक्सएलएस एक्स लग गया पीछे, ये नया वाला हो गया। और पावर पॉइंट की पूछ रहे डॉट पीपीटी और न्यू वाला पूछ रहे, ओल्ड वाला डॉट पीपीटी और नया वाला पूछ रहे हुए तो डॉट पीपीटीएक्स। हाँ, और बात करते हैं कि एक्सटेंशन हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में क्या थी, अभी को जो कौन सा फॉन्ट है और कौन सा चल रहा है। तो हम वर्ड की बात करें, पुराने वाला जो फॉन्ट था हमारे, सबसे पहले जो डिफॉल्ट, सबसे पहले वर्ड की जो फाइल ओपन करते सबसे पहले जो फॉन्ट आता था टाइम न्यू रोमन के नाम से आता था। और ये इसकी जो साइज होती थी 12 होती थी। और अब जो नया है कैलिबरी, आज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सब में कैलिबरी है। और वर्ड और एक्सेल की जो साइज है 11 है और पावर पॉइंट में 18 है। भाई इतना सा ध्यान रखना, न्यू वाला है 2007 से पहले और 2007 के बाद के। 2007 के बाद के है उनको हम क्या कहते हैं, ओल्ड वाले कहते हैं। 2007 के बाद वाले को हम क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं।
तो एरियल था, एक्सेल का जो 10 था, एरियल पावर पॉइंट में 12 था, ये बदल कर नया वाला क्या हो गया, सभी का कैलिबरी हो गया। एक्सेल और वर्ड के अंदर 11 और पॉइंट, और पावर पॉइंट में साइज क्या होती है, फॉन्ट की साइज डिफॉल्ट 18 रहेगी। अब बात करते हैं हम इससे जूम से संबंधित बात करेंगे। जूम से संबंधित अगर तीनों में से पर्सन बनता है या एक पर्सन भी आता है तो आपका राइट हो जाना चाहिए इस कंडीशन में। तो देखिए कैसे क्या रहेगी। जूम साइज की हम बात करें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की, तो मिनिमम सबकी 10% रहती है। कितनी साइज रहती है, 10% रहती है। और डिफॉल्ट साइज की बात करेंगे तो सबकी 100 ही रहेगी और मिनिमम 10% रहेगी। और डिफॉल्ट साइज की बात करेंगे सबकी 100 रहेगी। मगर इनसे पर्सन नहीं बनकर पर्सन बनता है। जैसे वर्ड का पूछ लिया, वर्ड की साइज कितनी होती है, मैक्सिमम साइज हम वर्ड की 500% बढ़ा सकते हैं। कितनी बढ़ा सकते हैं, 500% बढ़ा सकते हैं। जबकि एक्सेल और पावर पॉइंट में ये साइज, जूम साइज 400% रहेगी। इस प्रकार से ये रहेगा। और हम बात करते हैं एमएस ऑफिस में, जैसे रन कमांड के माध्यम से, रन के ऑप्शन से आप फाइल को, जो प्रोग्राम है, वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट है, उनको ओपन कैसे करोगे। तो शॉर्टकट तरीका इसका रहता है, रन का जो शॉर्टकट तरीका है विंडो प्लस आर, क्या रहता है, विंडो प्लस आर, ये शॉर्टकट तरीका है रन को ओपन करने का। रन कमांड को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका विंडो प्लस आर या स्टार्ट प्लस आर भी कह सकते हो आप। हम एमएस वर्ड की बात करेंगे। अगर मुझे एमएस वर्ड को रन में चालू करना है तो क्या करूंगा, मैं रन के ऑप्शन को ओपन करने पर मैं विनवर्ड के नाम से टाइप करूंगा तो वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी विनवर्ड के नाम से। अगर एक्सेल की बात करेंगे तो एक्सेल में एक्सेल ही लिखा जाएगा। एमएस एक्सेल तो पूरा नहीं लिख सकते तो एक्सेल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्सेल लिखेंगे। और एमएस पावर पॉइंट की बात करते हैं तो पावर पॉइंट में पावर POWER और पॉइंट की जगह PNT, पावर PNT के नाम से फाइल को हम ओपन कर सकते हैं रन कमांड के माध्यम से। अब हम बात करें रिबन की, रिबन की बात या मेन्यू बार की बात करें तो मेन्यू बार कौन कौन से प्रोग्राम में कौन कौन से मेन्यू बार है, तो देखिए हाँ, रिबन या मेन्यू बार की बात करें, हम सबसे पहले बात करेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की बात करते हैं तो एमएस वर्ड में जो मेन्यू बार होता है, जो टैब होते हैं, होम, फाइल, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइनिंग, व्यू, रिव्यू, हेल्प, ऑफिस टैब, लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग, ये सारे रिबन बार, मेन्यू बार जो एमएस वर्ड के ऑप्शन है। और इसके बाद हम एक्सेल की बात करते हैं। एक्सेल की पूछा जा सकता है आपको होम, फाइल, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, व्यू, रिव्यू, ऑफिस टैब, हेल्प, लेआउट और फॉर्मूला और डाटा। अगर पूछा जाए फॉर्मूला और डाटा कौन से रिबन, ये रिबन किससे संबंधित है, फॉर्मूला डाटा रिबन किससे संबंधित है, तो एक्सेल से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये एक्सेल से संबंधित है। मेलिंग या रेफरेंस, मेलिंग या रेफरेंस पूछ रहे हो तो किससे संबंधित है, ये थोड़ा सा बाकी तो मिलते जुलते हैं मगर मेलिंग या रेफरेंस मुझे चेंज लग रहा है, मतलब ये एमएस वर्ड से संबंधित। किससे संबंधित है, एमएस वर्ड से संबंधित है। आगे बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट में देखिए होम, फाइल, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, व्यू, रिव्यू, ऑफिस टैब, हेल्प, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, एनिमेशन, ठीक है, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, एनिमेशन, ये सारे रिकॉर्ड, ये सारे ऑप्शन अगर पूछ रहे हो तो किससे संबंधित है, एमएस ऑफिस, सॉरी पावर पॉइंट से। किससे संबंधित है, पावर पॉइंट से संबंधित है। एमएस ऑफिस पावर पॉइंट से संबंधित, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, एनिमेशन, ये किससे संबंधित है, पावर पॉइंट से संबंधित है। अब आगे बात करते हैं नोट्स। ये स्पेशल एक लाइन है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ओपन करने पर डिफॉल्ट रूप से कौन सा टैब शो होता है। अगर पूछ रहे हैं वर्ड या एक्सेल, पावर पॉइंट को मैं चालू करता हूं तो कौन सा टैब सबसे पहले मेरे सामने शो होगा, तो तीनों में होम शो होता है। कौन सा होता है, होम टैब शो होता है। तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पूछ रहे हैं तो कौन सा टैब डिफॉल्ट है, तो होम टैब डिफॉल्ट है। जो सबसे पहले डिफॉल्ट जिसे कहते हैं, जो पहले से निर्धारित, पूर्व निर्धारित, जिसे आपने चेंज नहीं किया, पहले से आपके सामने शो हो गया, डिफॉल्ट या पूर्व निर्धारित, तो कौन सा टैब है, होम टैब ओपन होता है।
ओरिएंटेशन, पेज का आकार। ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तीनों में पेपर की साइज, पेपर खड़ा होता है या आधा पेज, ओपन होने पर पेपर खड़ा आएगा या आधा पेज आएगा, कैसे क्या रहेगा, इनका ओरिएंटेशन कैसा क्या रहता है। तो ओरिएंटेशन की बात करते हैं, एमएस वर्ड और एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पहले से निर्धारित ओरिएंटेशन प्रोटेड रहता है। कौन सा रहता है? प्रोटेड का मतलब खड़ा पेज, ऐसा पेज। ऐसा पेज को हम क्या कहते हैं? ऐसा इस प्रकार से पेज सबसे पहले शो होता है, उसे प्रोटेड मतलब ओरिएंटेशन कौन सा होगा? प्रोटेड होगा। और हम पावर पॉइंट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप, मतलब इस प्रकार का पेज, इस प्रकार का पेज लैंडस्केप। एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप मतलब आधा पेज, और एमएस वर्ड और एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन प्रोटेड मतलब खड़ा पेज। अब बात करते हैं डिफॉल्ट नेम सेव। जो फाइल का जो नाम होता है, जो पेज होता है, जब जैसे फाइल ओपन करते हैं, जो सबसे पहले जो फाइल ओपन होती है डिफॉल्ट नेम सेव, तो फाइल का नाम क्या होता है? सबसे पहले फाइल का नाम क्या आएगा? मैंने फाइल ओपन की तो सबसे पहले मैंने वर्ड की फाइल खोली तो उसकी फाइल का जो नाम आएगा डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ आएगा। फाइल नेम क्या आएगा? डॉक्यूमेंट फर्स्ट आएगा। वर्ड का मतलब डॉक्यूमेंट से है, और एक्सेल जो गणितीय कार्यों के लिए किया जाता है, इसमें लिखा आता है बुक 1 या वर्क बुक 1 या वर्क बुक 1 लिखा हुआ आएगा। और पावर पॉइंट की बात करें, प्रेजेंटेशन फर्स्ट लिखा हुआ आएगा। और हम बात कर लेते हैं पेज की बात करें नॉर्मल तरीके से, ऐसा पर्सन भी आया हुआ है, कौन से किससे संबंधित है पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना। डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है? तो एमएस वर्ड से संबंधित। डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है? एमएस वर्ड से संबंधित है। और वर्कशीट पूछ ले हुए किससे संबंधित है? एक्सेल से संबंधित है। वर्कशीट है एक्सेल से संबंधित, या वर्कबुक के दो या वर्कशीट के दो तो एक्सेल से संबंधित है। और स्लाइड किससे संबंधित है? पावर पॉइंट से संबंधित। किससे संबंधित है? पावर पॉइंट से संबंधित है। और हम बात करते हैं एक्सेल में सूत्र हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। एक्सेल में सूत्र हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। कुछ शॉर्टकट की है महत्वपूर्ण जो हम पढ़ेंगे देखेंगे, तो देखिए आगे महत्वपूर्ण शॉर्टकट की जो मैंने यहाँ आपको लिखी है, सबसे महत्वपूर्ण है, समझने में भी आसानी रहेगी। कंट्रोल एन का मतलब नया पेज लेना, न्यू पेज लेना, कंट्रोल एन नया पेज या न्यू पेज की कंट्रोल है। फाइल ओपन करना, कंट्रोल ओ, फाइल को प्रिंट करना, कंट्रोल प्लस पी, सेव करना, कंट्रोल एस, कट करना, कट यानी क्रॉस एक्स, कट करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, लिखे गए टेक्स्ट, चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए या कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, चयनित टेक्स्ट को कॉपी करना तो कंट्रोल सी, चयनित टेक्स्ट को पेस्ट करना कंट्रोल वी, और किसी को खोजना हो तो कंट्रोल एफ, फाइंड यानी खोजना। रिप्लेस बदलना, किसी को बदलना हो तो कंट्रोल एच वाली शॉर्टकट की काम में लेते हैं, और किसी को गहरा करना हो तो कंट्रोल बी काम में लेंगे, और किसी को सभी को सेलेक्ट ऑल करना हो तो कंट्रोल ए काम में लेते हैं, कि सभी को सेलेक्ट ऑल करना हो तो कंट्रोल ए काम में लेंगे। और F7 ग्रामर चेक करना, F7 का मतलब ग्रामर या स्पेलिंग चेक करना होगा। आगे देखते हैं कुछ पावर पॉइंट से संबंधित है जो पर्सन ज़्यादातर बने हुए हैं। पावर पॉइंट संबंधित शॉर्टकट की बात करते हैं हम। स्लाइड शो शुरू करना, स्लाइड शो किससे शुरू होती है? F5 से, और F5 का भी क्या होता है? रिफ्रेश से भी होता है। और पावर पॉइंट पूछ ले तो स्लाइड शो शुरू किस कहाँ से होती है? F5 शॉर्टकट की रहेगी इसकी। और डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट से डी, कंट्रोल डी। न्यू स्लाइड, अगर न्यू स्लाइड पूछ ले हुए तो कंट्रोल एम रहेगा। इस प्रकार से ये आपका मैंने मेरी तरफ से महत्वपूर्ण नोट्स जो आपको YouTube के माध्यम से दे रहा हूँ, आप एक बार थोड़ा 15-20 मिनट आधा घंटा निकाल के पढ़िए, कम से कम आपके 5-6% राइट होंगे। उसी के साथ आपका एग्जाम सफल हो। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।